कुमार जी, मंच पर आसीन अश्विनी जी, गोपाल शेट्टी जी, इस सभागृह में उपस्थित तमाम सम्माननीय जन और लॉ स्टूडेंट्स, मैंने यहां बैठे बैठे देखा कि लीड भारत 2036 और जनजातीय गौरव दिवस 2023 मनाया जा रहा है। Now, to just inform you that this जनजातीय is basically the tribes which existed in India. और जब हमारे देश का कानून स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, उससे पहले कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको जानना जरूरी है। There are certain developments which took place. सबसे पहले India's Independence Act 1919 was promulgated by the British Parliament. और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन था that after 10 years the provisions of 1919 act will be reviewed, और वो रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम उसके जो हेड थे उनके नाम पर रखा गया, दैट इज कॉल्ड जॉन साइमन। तो आपने अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा, साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, जबकि 10 साल मतलब 1929 में उसको आना था, पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की स्थिति खराब थी इंग्लैंड में और उन्हें लग रहा था कि लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी तो पहले ही रिव्यू करा देते। ये जनजातीय गौरव दिवस हम मना रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है दैट जॉन साइमन की जो कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने और जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दी, क्लीमेंट एटली। ही वॉज पार्ट ऑफ दैट कमीशन। उस कमीशन में चूंकि एक भी भारतीय नहीं था, 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, तो भारत में उसका बड़ा विरोध हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया, मुस्लिम लीग ने विरोध किया और तमाम भारतीयों ने पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। और आपने वो नारा सुना होगा, गो बैक साइमन। और उसी में लाहौर में जब एक आंदोलन हुआ तो लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज के बाद देहांत हो गया। उस साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर क्रिप्स मिशन भेजा गया, क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स जो आए भारत में, उन्होंने आकर ये डेवलपमेंट इसलिए हुआ, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेजेस बना दिए जाए।
यानी कि मुस्लिम्स अलग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अलग वोट देंगे, उनका कैंडिडेट अलग होगा, हिंदुओं का कैंडिडेट अलग होगा। और साइमन कमीशन और क्रिप्स मिशन के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930 से लेकर 1932 के बीच में। वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जाकर डिप्रेस्ड क्लास की एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए, इसकी वकालत की। तो जब स्टेफर्ड क्रिप्स यहां पर आए, जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है, विच ऑल्सो फेल्ड इन द ईयर 1940, तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि डिप्रेस्ड क्लास का एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उनका कैंडिडेट सेपरेट होगा और उनके वोटर्स सेपरेट होंगे। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो क्रिप्स मिशन का विरोध किया, तो एक तरह से देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसका कल्मिनेशन हुआ यरवदा के जेल में, यहीं पूना में, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर महात्मा गांधी प्रिवेल्ड अपॉन डॉक्टर अंबेडकर कि तुम ये सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की डिमांड को छोड़ दो, क्योंकि एक सिंगल इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। और फाइनली डॉक्टर साहब ने उस बात को स्वीकार किया और अपनी जिद सेपरेट डिप्रेस्ड क्लास के इलेक्टोरल कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ा। लेकिन वहां से जन्म हुआ जो चीज आज हम और आप देख रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में जिस चीज को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि हम तुमको सीट्स रिजर्व करके दे देंगे। तो जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ, ये पूना पैक्ट के बाद शुरू हुआ। और चूंकि क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ, तो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां पर विंस्टन चर्चिल की हार हुई और क्लीमेंट एटली बिकेम प्राइम मिनिस्टर, लेबर गवर्नमेंट आई और उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत भेजे, भारत की सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि तब तक वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था। एक्सेस फोर्सेस which were Hitler, Mussolini, Japan were at one side, England, America and other European countries were on the other side. Allied forces कहलाती थी वो, और Axis forces हिटलर वाली। जापान भारत के बॉर्डर म्यांमार तक जीतता हुआ चला आया, कोहिमा तक पहुंच गया था। और इंडियन नेशनल आर्मी led by Subhash Chandra Bose was supported by Japanese army। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम था कि ब्रिटिश फोर्सेस में मैक्सिमम सोल्जर भारतीय हैं, सिर्फ कमांडर्स इंग्लिशमैन थे। उन्हें मालूम था कि ये भारतीय सोल्जर्स आईएनए पर अटैक नहीं करेंगे। सो देयर वाज नो चांस टू कंटिन्यू टू रूल इन इंडिया। इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मना लिया जाए कि इस वर्ल्ड वॉर 2 में आप मेरा सपोर्ट करें, मतलब इंग्लैंड का सपोर्ट करें। और कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेड बाय एबी अलेक्जेंडर, यहां पर आया। उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसने ये प्रपोजल रखा कि यदि भारतीय जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ब्रिटिश का सपोर्ट करे, तो ये वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही हम आपको स्वतंत्रता देने पर तुरंत विचार कर सकते हैं। ये मार्च 1946 में ये प्रपोजल आया।
उसके तुरंत बाद अगस्त 1946 में वाइसरॉय, जो उस समय के भारत में थे, वाइसरॉय लिंगलिथगो, लॉर्ड लिंगलिथगो, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट बनी और इनिशियली मुस्लिम लीग ने उसको ज्वाइन नहीं किया था, बाद में 15 अक्टूबर 1946 को ज्वाइन किया। और वहां पर उस गवर्नमेंट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन की बात की, जिसमें 3 तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ब्रिटिश प्रोविंसेस और कमिश्नरेट्स, और तीसरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस जमाने में, उनके नुमाइंदे। तो 93 प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंक्लूडेड और 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 4 कमिश्नरेट्स करके 389 लोगों को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। लेकिन एक मजे की बात देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, उसकी पहली मीटिंग स्वतंत्रता से पहले हो गई, 9 दिसंबर 1946, with 289 representatives, 389। लेकिन जो स्वतंत्रता हमें एज पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन जून 1948 में मिलने वाली थी, भारत के वाइसरॉय बदल गए, लॉर्ड माउंटबेटन आए। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक अपने जीवन में एक वॉर सिंगापुर में लड़ी थी, जो 15 अगस्त को जीत ली थी उन्होंने, तो उन्होंने वो डेट एडवांस करके 15 अगस्त 1947, 3 जून को डिक्लेयर कर दिया। यानी 3 जून को हमें पता चला कि 15 अगस्त को हम 2-2.5 महीने बाद स्वतंत्र होने वाले हैं। सारा कुछ हेल्टर स्केल्टर फटाफट होने लगा। लेकिन इस स्वतंत्रता की खुशी के साथ जो दुख की घटना हुई गोपाल जी, वो थी पार्टीशन। The Declaration of Independence on 3rd June 1947 also declared the partition of India on 3rd June 1947, और जो 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें से 90 लोग, चूंकि पाकिस्तान की टेरिटरी अलग हो गई, वो 90 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी टूट गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको नहीं पता है, ये जो 90 लोग 389 में से माइनस हो गए, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माइनस हो गया, वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान चली गई। So the one who finally became the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly did not remain the member of Constituent Assembly. This is the historical fact which students of law must read when you are reading. And the champion of this Janjatiya Samaj, tribes and castes, did not remain in the Constituent Assembly. और आपको जो ताली बजाने की हिस्टोरिकल फैक्ट की जरूरत है कि उन्हीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वापस लाने वाली टेरिटरी कौन सी थी पता है? मुंबई। सो क्लैप फॉर मुंबई, who brought डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बैक टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब ये संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन साहब के साथ शुरुआत हुई, उसमें आर्टिकल, आप लॉ स्टूडेंट्स से पढ़िएगा, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 डिफाइंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होगा उसकी डेफिनेशन हमारा संविधान देता है। आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25, and then there is a separate article which is devoted to scheduled tribe, that is article 342. Article 342 read with article 366 sub clause 25 gives you that गौरव जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जनजातीय गौरव।
और मुझे खुशी है कि इसको सेलिब्रेट करने का जो निर्णय लिया वो किसने लिया? आत्मनिर्भर भारत। और कमाल की बात देखिए, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन से बना हुआ स्टेट है, दैट इज झारखंड। एक बार फिर मुंबई के लिए तालियां कि झारखंड की स्थापना दिवस मुंबई मना। और ये खासियत है मुंबई की, क्योंकि हमारी नेशनल सोच है। ये खासियत है मुंबई की कि आत्मनिर्भर भारत जो कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, झारखंड के स्थापना दिवस को मनाने के लिए मुंबई की धरती को चुनता। ये गौरव है हमारे गोपाल जी का। ये प्रेरणा है इनकी कि मुंबई के चुने हुए सांसद झारखंड की स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन करने के लिए यहां पर आयोजन करें। Now, it is important to note कि ये जो मैंने आपको घटनाक्रम बताया, scheduled tribes which are included under Article 342 of the Constitution of India, read with Article 366 of Clause 25, informs you something. ये जो इनिशियल रिजर्वेशन आप 342 में पढ़ेंगे, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमलगेट हुआ 26 जनवरी 1954, that had reserved the seats only in the parliament and legislative assemblies. Later on, it is expanded to different areas. Now, what you must remember, अभी अश्विनी जी का मैं संबोधन सुन रहा था, तो उन्होंने भारत की एजुकेशन पर बहुत बढ़िया एक एनालिसिस आपके सामने रखी। अश्विनी जी, आपकी उस एनालिसिस से मुझे एक लाइटर नोट का इंसिडेंट याद आ गया। एक व्यक्ति स्कूल में घंटा बजाने की नौकरी करता था। नाम रख लेते हैं उस व्यक्ति का घनश्याम दास। घनश्याम दास हर पीरियड के बाद घंटी बजाता था, क्लास चेंज होती थी। एक दिन वहां से प्रिंसिपल साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया घनश्याम दास नाम है। कितना पढ़े हो? तो घनश्याम बोला मैं तो अनपढ़ हूं साहब, बस घंटी बजाता हूं। प्रिंसिपल साहब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में घंटा बजाने वाला, यानी सारे स्कूल के क्लासेस को डिसिप्लिन करने वाला अनपढ़। उन्होंने कहा नो नो नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर फायर्ड। मुझे पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए अपने स्कूल। घनश्याम दास ने बड़ी रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, सर टाइम पे घंटा बजाता हूं, पूरी डिसिप्लिन से करता हूं, कई सालों से कर रहा हूं, भूखा मर जाऊंगा। नो नो नो, एजुकेशन इज अ मस्ट, यू आर फायर्ड। अब सुनिए अश्विनी जी की एजुकेशन की एनालिसिस का एकदम कितना बढ़िया। मैं आई वाज इम्प्रेस्ड द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज द डिफेक्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। घनश्याम दास नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद कोई चारा नहीं था, पढ़ा लिखा था नहीं, नौकरी कहीं मिलने नहीं वाली थी, तो उसी स्कूल के बाहर उसने एक समोसा बनाने की गुमटी लगा दी। छुट्टी के बाद बच्चे समोसा खाने लगे, दुकान चल निकली, गुमटी बाद में झोपड़ी बन गई, झोपड़ी बाद में दुकान बन गई, और दुकान इतनी चली कि उसकी कई ब्रांचेस खुल गई,
और वो घनश्याम घंटा बजाने वाला सेठ घनश्याम दास बन गया। अब ये घंटा बजाने वाला घनश्याम जब सेठ घनश्याम दास बन गया तो पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आने लगे, क्योंकि वो बहुत सारी चैरिटी वैरिटी करने लगे। तो एक पत्रकार ने आके उससे पूछा, घनश्याम दास जी, यदि आप ये बिजनेस नहीं कर रहे होते और आप यदि एजुकेटेड होते तो आप क्या कर रहे होते? बोले, सर मैं एजुकेटेड होता तो स्कूल में घंटा बजा रहा। So that's what is endorsement to Ashwani ji's analysis to education. कि आज जो आदमी पढ़ लिख जाता तो वो बेचारा स्कूल में घंटा बजाता, क्योंकि वो नौकरी करने के अलावा किसी लायक बचता नहीं। This is the sorry state of affairs of our education. And to just further and supplement his statement about the education, the law student sitting over here, I must tell you that at the end of your LLB, please remember my words, you will not get the knowledge of law. When you will pass, you will top the LLB exam, you will only get a piece of paper that is called degree. And that degree will not earn you clients. That degree will not get you judgments from the court. Because thereafter, after getting that piece of paper, your reading and education begins. Because वो LLB की डिग्री सिर्फ आपके ऑफिस में फ्रेम करा के लटकाने के लिए है। आप टॉपर भी है अगर, तो कोई जज आपसे पूछेगा नहीं कि कितने मार्क्स मिले थे। आपके आर्गुमेंट की क्वालिटी पर आपका जजमेंट होगा, ना कि आपके मार्क्स पर। So therefore, the defect in the education system is that you must start learning law for a change instead of simply reading law. And please remember, law is learnt in courtrooms, not in classrooms. Students of law must join internship right from your first year, because that will teach you the true law, because the law is operated, conducted, worked in the courtrooms, not in the classrooms. So as a law student, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि you have to be leading a very disciplined life. Because as a law student, I've been practicing for the last 34 years myself, and not a single day goes when I do not read for 2 hours in the morning. Because if I do not update myself, I will not be an arguing counsel. The law becomes outdated very quickly. There are several bills which are being presented in the parliament and different state assemblies, and then there are several judgments each day coming. You have to update yourself. You can't resort on what you had read last. Discipline is very important. तो इस पर मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाता हूं, डिसिप्लिन क्या होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी स्कूल में होती है। And I am a product of a सैनिक स्कूल, so I know how tough these army men are. हमारे कमांडर साहब डिसिप्लिन कराते थे। हमारी यूनिट को ये बताया जाता था कि आपकी यूनिफॉर्म परफेक्टली आयरन होनी चाहिए, आपके शू प्रॉपर्ली पॉलिश्ड होने चाहिए, आपकी कैप का बैच ब्रास का चमकता होना चाहिए। अगर आपने एनसीसी ज्वाइन की होगी तो शायद आपको भी अनुभव होगा। डिसिप्लिन एंड अपडेटेड। उसके बाद मार्च पास्ट होती है, कमांडर बोले लेफ्ट तो आपका लेफ्ट पैर बाहर आना चाहिए, राइट तो राइट पैर बाहर आना चाहिए। यही लॉ में भी होता है। When we became lawyers, we are
trained in the court craft and informed that you never say no to a judge. While arguing a matter, later on in my life, I learned that you never say no to your wife also. तो एक कमांडर साहब पूरी यूनिट को मार्च पास करा रहे थे। उसने में उन्होंने देखा कि एक सोल्जर की पैंट की जिप खुली हुई है। कमांडर साहब आग बबूला हो गए। इतना केयरलेस मेरा कैडेट कि मार्च पास के पहले उसने मिरर में अपने आप को परफेक्टली देखा नहीं कि शू पॉलिश्ड है, कैप ठीक से लगी है। इतनी नादानी कि पैंट की जिप खुली हुई है। द कमांडर साहब कैन नॉट टॉलरेट दिस डिसिप्लिन, और उन्होंने जोर से उस कैडेट को बुलाया और कहा फॉल आउट। कैडेट बाहर आया, सैल्यूट किया, यस सर। बोले ये क्या है, तुमको क्या डिसिप्लिन मालूम नहीं है? पैंट की जिप खुली हुई है, तुमने क्या देखा नहीं? चलो अभी के अभी जिप लगाओ। कैडेट घबरा गया, बोला सर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं अभी के अभी जिप लगाओ। बोला सर यहां सबके सामने? हाँ यहां सबके सामने, एंड इट्स एन ऑर्डर। कैडेट बोला ओके सर, आगे बढ़ा और कमांडर की जिप लगा दी। यानी कमांडर साहब की खुद की जिप खुली हुई थी और वो उसको डांट रहे। ये एज ए लॉयर आपको जानना जरूरी है कि when you become a lawyer, there may be several situations when you face that you do not have your mistake. The mistake lies in somewhere else, but you have to bear the brunt. और आपको तब भी कहना होता है yes my lord, the lord is right, we shall definitely see to it, because that is courtcraft. और आपको पता है कि जैसे बड़े बड़े एक्टर्स जब सिनेमा में काम करते हैं तो एक लार्जर ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए करते हैं, जो उनकी टिकट खरीद कर सिनेमा देखती है। एज ए लॉयर योर ऑडियंस is only one man, and that is the judge. और अगर आप उस सिंगल ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाए तो आपकी फिल्म फ्लॉप। और वो सिंगल ऑडियंस अगर इंप्रेस हो गई, जजमेंट आपके फेवर में आ गया, तो आपकी फिल्म हिट। बाकी तो कोर्ट में भी आप एक्टर ही हैं, एक्टिंग ही करते हैं। जिसे आप माय लॉर्ड कहते हैं उसे मन में मानते हैं या नहीं मानते, किसने जांचा है? वो एक्टिंग आप भी कर रहे हैं, और जिसे आप माय लॉर्ड कह रहे हैं वो भी जानता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो प्रैक्टिसिंग लॉयर से बेंच पर पहुंचा है। बिफोर ज्वाइनिंग द बेंच he must have been the part of the bar. So I wish कि आप जब लॉयर बने तो ये छोटी छोटी न्यूएंसेस पर वर्क करें। कीप रीडिंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, एंड फॉलो द डिसिप्लिन. Be very courteous to the court, because the word courtesy emerges out of the word court. Your behavior in the court is courtesy. So when somebody says maintain courtesy, that means
maintain the way you behave yourself in the court. तो ऐसे जो कोर्ट क्राफ्ट की चीजें हैं वो आप सीखें. आपकी फैकल्टी, ये चिल्ड्रन वेलफेयर जो यहाँ पर सेंटर है जिसमें कॉलेज ऑफ लॉ चला रहा है और आपको सिखा रहा है, आई एम श्योर दैट योर फैकल्टी मस्ट बी टीचिंग यू द बेस्ट. और हिंदी के एक बहुत जाने माने कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद. जब आप लॉ में प्रैक्टिस शुरू करते हैं एज ए जूनियर लॉयर तो बहुत सारी गलतियां आप करते हैं. बहुत सारी गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है. मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि उन गलतियों से कहीं भी निराश मत होइए. डोंट फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, क्योंकि यही गलतियां एक दिन आपको एक अच्छा लॉयर बनाएगी. अनुभव जुड़ता जाएगा. जब मैंने अपने जीवन की प्रैक्टिस शुरू की थी, बिकॉज आई बिलोंग टू लॉयर्स फैमिली एज बीइंग टोल्ड टू यू, आई एम द फोर्थ जनरेशन इनटू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ. मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑल वर लॉयर्स. एंड द मोमेंट आई बिगैन माई प्रैक्टिस, उसी समय मेरे फादर के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ एंड ही वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस. सो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑन टू मी. तो बहुत जल्दी मुझे कोर्ट अपीयरेंसेस करनी पड़ी, जबकि एकदम एलएलबी पास किया था. तो आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस कि क्या हुआ मेरे साथ. अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द कोर्ट, suiting to the stature of my father. तो मेरे साथ मेरे क्लास के 5 बैचमेट्स ने भी मेरे फादर का ऑफिस ज्वाइन किया था. हम चारों पांचों लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि हमें कल आर्ग्यूमेंट करना है. हमने रात भर प्रिपरेशन किया, रेलेवेंट इररेलेवेंट सब पढ़ा, और पढ़ने के बाद दूसरे दिन कोर्ट में पहुंच गए. Opposite counsel was equally senior to the stature of my father and he knew my father very well. तो जैसे ही मैटर कॉल आउट हुआ, that senior lawyer stood up and told to the court that, my lord, Mr. Chaturvedi is not well, so if the matter is adjourned, I won't object. ये उनकी कर्टसी थी. लेकिन हमारी उम्र कुछ और थी. जिस उम्र में आज आप हैं तब हम थे. हमारे फ्रेंड्स सब लाइन से बैठे थे, बिकॉज आई वॉज द आर्ग्यूइंग काउंसिल, दे वर असिस्टिंग मी. सब चार्ज्ड अप थे. तो जब ऑपोजिट काउंसिल हु वाज ऑफ द एज ऑफ माय फादर, वो खड़ा होके कर्टसी दिखा रहे थे और कोर्ट से कह रहे थे कि इफ the matter is adjourned, I will not object because Mr. Chaturvedi is not well. तो हमारे साथ का दोस्त मेरे कान में कह रहा था, डर गया, डर गया. वो कह रहा है कि डर गए. हम लोगों को देख के डर गए. हम को और जोश आ गया. मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया. माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट. द कोर्ट, जिन्होंने ये एडजर्नमेंट सुन के कोर्ट की फाइल साइड में रख दी थी, उन्होंने कहा यस व्हाट. आई सेड आई ऑब्जेक्ट. ही सेड यू ऑब्जेक्ट टू व्हाट. आई सेड आई ऑब्जेक्ट टू एडजर्नमेंट, आई वांट टू आर्ग्यू. जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये बहुत सीरियस मैटर है, लेट मिस्टर चतुर्वेदी कम बैक. पर हम कहां मानने वाले थे. हमने कहा नो, आई एम रेडी टू आर्ग्यू. हम तो रात भर पढ़ के आए थे. हम जिद में थे, मानने को तैयार नहीं थे. फाइल वापस उठा ली गई जज के द्वारा. एंड ही सेड ओके, प्रोसीड. इट वाज अ डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस एंड द जजेस सेड ऑल राइट, प्रोसीड. और हमने बड़े जोश खरोश से आर्गुमेंट शुरू कर.
वो आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 पर था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज टुमारो यू रिमेंबर व्हाट यू आर गोइंग टू फेस। 21 पे हम जोर जोर से आर्ग्यू कर रहे थे कि वो ऑपोजिट काउंसिल खड़े हुए और बेंच को एड्रेस करके बोले, माय लॉर्ड, कैन वी नो व्हाट माय लर्नेड फ्रेंड इज आर्ग्यूइंग, विच प्रोविजन। तो हमारा जो साथी था वो कह रहा है, देखो इसको 21 भी नहीं पता। और मैंने कहा, माय लॉर्ड, आई एम रीडिंग फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जानते हैं एज ए लॉ स्टूडेंट, एक लाइन का आर्टिकल है, नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द लाइफ एंड लिबर्टी। एक लाइन का आर्टिकल है और हमारे दोस्त हमको क्या कह रहे हैं, इतने बड़े सीनियर, इनको आर्टिकल 21 नहीं पता, बेंच से पूछे। तो मैंने कहा, वी आर रिलाइंग ऑन आर्टिकल 21। तो जज साहब ने मुझसे पूछा, हाँ दैट वी नो, बट आर्टिकल 21 ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन? सो आई सेड, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, वेयर इज इट? तो हमको क्या लगा कि ऑपोजिट काउंसिल भर में इस बेंच को भी नहीं पता आर्टिकल 21 क्या है। तो हमने कहा कि ओके ओके, मैंने अपने बगल में जो हमारे क्लासमेट बैठे थे उनसे कहा, गिव मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसने अपने बगल वाले से कहा, गिव मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसने अपने बगल वाले से कहा, गिव मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आखिरी वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पन्ना निकाल के आर्टिकल 21 का दे दिया। वो हमारे पास तक आई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। जब हम पढ़ने लगे तो बेंच ने कहा, मिस्टर चतुर्वेदी, कैन दिस कोर्ट नो which jurist book you are referring about article 21? तब पहली बार मैंने वो बुक का कवर पलटा और मैंने बड़े शर्माते हुए कहा, बोलो झापवाला। क्योंकि जब हम जोर जोर से आर्ग्यू कर रहे हैं तो हमारे जो क्लासमेट थे उनने झापवाला पकड़ा, क्योंकि वही झापवाला पढ़ पढ़ के एलएलबी किया था। तो आर्टिकल 21 कौन पेयर एक्ट में ढूंढे, ये लो रेडी है। और बेंच का रिएक्शन तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं। जो डिवीजन बेंच है हाई कोर्ट की, वो कह रहे हैं, ओ बाय द वे, ही इज टू बिग अ जूरिस्ट, वी आर इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिकल 21 यू आर रीडिंग। तो ये हमारी शुरुआत थी प्रैक्टिस ऑफ लॉ। ऐसे बहुत सारे एम्बैरसमेंट के किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे डिफीट के किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे निराशा के किस्से हैं। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप अपने जीवन में अगर ऐसे किसी अनुभव से निकले तो निराश मत हो जाइए। ये शुरुआत है और इसमें ये सब होने वाला है। ऐसी गलतियां आप करते हैं। अभी हाल में मैंने अपने एक जूनियर को कोर्ट में पासओवर कराने के लिए भेजा। पासओवर का मतलब होता है जब मैटर कॉल आउट हो और द काउंसिल इज अनदर कोर्ट, सो प्लीज कीप इट बैक, माय काउंसिल इज कमिंग। तो हमारे ऑफिस में भी इंटर्न्स आते रहते हैं, उनमें से किसी को भेजा कि जाके पासओवर करा लो। नया नया एलएलबी पास किया था, नया नया एनरोलमेंट हुआ था। उसको इतनी खुशी हुई कि मुझे एटलीस्ट एडजर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी तो मिली, कोर्ट को एड्रेस करने की एक मौका तो मिला। तो उसने पूछा, सर हाउ विल आई, व्हाट डू आई से टू द कोर्ट? आई सेड यू हैव टू सिंपली से काइंडली एडजर्न। मैटर कॉल आउट हुआ तो वो इतना नर्वस हो गया कि वो काइंडली भूल ही गया और जज को डिक्टेट कर, एडजर्न कर दो।
And the judge of the High Court said, what? What did you say? Adjourn. And the judge says, oh, adjourn. No, pass over. Keep back. So the judge says, all right. For what reason? We will pass it over, but tell me the reason. अब ये तो सीखा नहीं था, ये तो पूछा नहीं था. अब जज ने क्वेश्चन पूछ लिया. दिस फेलो बिकेम सो नर्वस, इसको कुछ सूझा ही नहीं, वो हमें नहीं पता. आप कीप बैक करो, सीनियर आएंगे उनसे पूछ लेना. So when I reached to the court, the judge remembered the whole incident and said, Mr. Chaturvedi, I'm not going to hear you. I said, look, what happened? No. Today your senior counsel will argue the matter. I said, look, which senior counsel? जिनको आपने पास ओवर के लिए भेजा था, आज हम उनको ही सुनना चाहते हैं. So I thought he wants to encourage. So I said, all right, Lord. मैं बैठ गया, मैंने कहा शुरू हो जाओ. And this fellow was so tongue-tied, he could not speak a single word. The judge kept on asking, yes, बताइए. आज आपके सीनियर को हम नहीं सुनेंगे, आज आप ही को सुनेंगे. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि tomorrow when you join courts or you join as an intern to any good office of any good senior lawyer, please do not wait for an opportunity to get an appearance. जिस ब्रीफ को आपको असाइन किया जाए, उस ब्रीफ को पढ़ना शुरू कीजिए, उसको समझना शुरू कीजिए. कौन जाने कब अपॉर्चुनिटी आपके हिस्से में आ जाए और ऐसी सिचुएशन आ जाए that the judge wants to hear you. So you should not be in a position to say, I have not read it. So when you join the courts or you join as an intern in a good office, don't behave like a foot soldier or a clerical mind. Behave like a lawyer. Start reading the files. Start reading the provisions relevant to that file. So that if that opportunity comes your way, you become a very, very impressive lawyer. You present yourself in a very impressive way before the court. और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, no good judge dismisses or rejects the petition of any junior lawyer. अगर आप ठीक से आर्ग्यू नहीं भी कर पाएंगे, most of the senior judges are so courteous that after hearing you, and if he is not satisfied, he will put the file aside. All right, fix another date, bring your senior. वो आपके नाम के आगे डिसमिसल नहीं लगाते. ये भी एक कर्टसी है, ये भी एक अनसेड नॉर्म है. कोर्ट्स young lawyers को encourage करते, provided you feel encouraged, provided you feel to perform. I took this opportunity of feeling so honored on this Janajatiya Gaurav Divas. Sitting here, I came to know that this was the occasion, and therefore I told you about the little background of how scheduled tribes were recognized, right from Simon Commission to Cripps Mission to Cabinet Mission and to Constituent Assembly. And then I also took this opportunity to inform you about the provisions in the Constitution of India which recognize and define scheduled tribes. I hope you become a very good lawyer in your life and enrich the bar, enrich the name not only of Mumbai but of entire India.
I wish you all good luck. Thank you so much. Jai Hind.